नमस्कार दोस्तों। हालाँकि मैं तो ये सोच रहा था कि चूँकि मैं तमिलनाडु के दौरे पर हूँ और हम लोग यहाँ घूमने भी आए हैं और कवरेज करने भी आए हैं, तो मैं सोच रहा था कि कुछ वीडियोज़ तमिलनाडु के बारे में और भी बनाऊँगा और बनाऊँगा निश्चित तौर पर। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा नैरेटिव ध्वस्त कर दिया है सुप्रिया सुले ने। राहुल गांधी आपको याद होगा कि पिछले 2-3 साल से, बल्कि मैं कहूँ तो लगभग 5-6 साल हो गए हैं उन्हें इस नैरेटिव पर काम करते हुए कि देश के जितने भी बड़े-बड़े कारोबारी हैं, चाहे वो अंबानी हों, चाहे वो अडानी हों, उन सबको केंद्र सरकार का वरदहस्त है, केंद्र सरकार का हाथ है और इसी वजह से वो इतने बड़े कारोबारी बने हैं। हालाँकि उनके इस नैरेटिव पर कोई भी कान धरता नहीं है और ख़ास तौर से इस देश का जो शहरी मतदाता है, वो तो राहुल गांधी की इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। पिछले कुछ सालों के चुनावों के नतीजे उठा करके देख लिए, आप इस पर आसानी से भरोसा कर लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे जो राहुल गांधी के साथ इस नैरेटिव में शामिल थे। हालांकि इन्होंने कभी खुलकर के अडानी, अंबानी इनके बारे में नाम नहीं लिया, क्योंकि समय समय पर इन सभी के संबंध इन पार्टियों के साथ रहे हैं, अडानी और अंबानी के। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी को ऐसा लगता था कि वो इन सबसे अलग हैं। उन्हें इन बड़े कारोबारियों पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना उन्हें इनसे कोई पैसा लेना है, ना उनसे इन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ हो रहा है। तो इसलिए वो अपने उस नैरेटिव पर अडिग थे। आपको ध्यान होगा कि हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी, तो राहुल गांधी ने स्यापा फैला दिया था और राहुल गांधी ये कहने लगे थे कि इस पर जेपीसी होनी चाहिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। बताइए, एक विदेशी मीडिया ने एक फर्जी खबर बनाई जो बाद में सही मायनों में फर्जी साबित हुई, और राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हमारे देश की संसद उस पर चर्चा करे और जेपीसी का गठन किया जाए। उस समय भी तमाम अन्य दलों ने इस जेपीसी का विरोध किया था और विरोध करने वालों में शरद पवार सबसे प्रमुख थे। तो मैं बात कर रहा था सुप्रिया सुले की। अभी पहले आज की बात कर लें जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है। देखिए, राहुल गांधी चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि गौतम अडानी के और अंबानी के सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनसे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के अटैचमेंट्स समय समय पर रहे हैं। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव हैं, उनके संबंध हमेशा रहे हैं अंबानी परिवार से। अनिल अंबानी को तो समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भी भेजा था और उसके बाद भी ये संबंध मेंटेन रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें राहुल गांधी की कोई मानता नहीं है। लेकिन सुप्रिया सुले ने जो एक बात कही और बड़ी खुलकर कही, जिसे कहते हैं ना कि बेबाक बेबाक तरीके से कही, उससे राहुल गांधी को निश्चित रूप से अब चुप हो जाने का अवसर निश्चित रूप से मिल जाना चाहिए कि वो चुप रहें, इस मुद्दे पर ज़्यादा बक-बक करना अपने बंद कर दें। देखिए, हाल ही में अडानी और शरद पवार एक कार्यक्रम में नजर आए, उनकी तस्वीरें खुलेआम नजर आई। शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई, इसकी स्थापना की गई है और इसके कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में गौतम अडानी और पूरा शरद पवार का परिवार एक साथ मौजूद रहा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर इसकी चलती हुई नजर आई। और एनसीपी ने, शरद पवार की पार्टी ने हमेशा विदेश जो भी विनिवेश होता है और जो भी हमारे देश का कारोबारी किसी स्टेट में इन्वॉल्व होना चाहता है, किसी स्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, शरद पवार ने इसका हमेशा समर्थन किया है। तो सुप्रिया सुले से अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में सवाल पत्रकारों ने पूछे। उन्होंने कहा कि देखिए, अडानी आपके साथ दिखाई दे रहे हैं जबकि राहुल गांधी इस प्रकार की बातें करते हैं। तो सुप्रिया सुले ने कहा कि कोई किस प्रकार की बातें करता है, इससे हम पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर हमारे परिवार के संबंध अडानी से हैं तो वो कोई छिपे हुए नहीं हैं, सार्वजनिक हैं। हम सार्वजनिक मंच साझा करते हैं, हम लोग साथ साथ नज़र आते हैं। और उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है। अगर कोई भी राज्य तरक्की करना चाहता है तो वहाँ पर जब तक कारोबारी अपना काम करने के लिए नहीं आएंगे, तब तक उसकी तरक्की तो संभव ही नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर से इसको डिनायल मोड में ले डाल दिया और उस कार्यक्रम में सुप्रिया सुले ने गौतम अडानी को अपना बड़ा भाई कह करके संबोधित किया। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? अब राहुल गांधी कैसे अडानी को कहेंगे? और मैं आपको बताता हूँ, शरद पवार एकमात्र ऐसे इंडी अलायंस के मेंबर हैं जिन्होंने बार बार राहुल गांधी को उल्टी सीधी बातें करने से रोका है। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में जाते थे,
वीर सावरकर को गालियां देने लगते थे। ये लगभग 3 साल पहले की बात है और तब तक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी नहीं हुए थे। शरद पवार ने डांटा था लिटरली राहुल गांधी को और ये कहा था कि ये जो पूरा महाराष्ट्र है ना, यहाँ के जितने भी मराठा है ना, वो भगवान की तरह पूजते हैं वीर सावरकर को। मराठाओं की आइडियोलॉजी वीर सावरकर पर चलती है, हिंदुत्व पर चलती है, छत्रपति शिवाजी महाराज पर चलती है। तो इस प्रकार की बातें आपको सार्वजनिक रूप से नहीं कहनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी मानने वाले कहाँ थे? फिर भी मैंने ये देखा है कि जब से शरद पवार ने इनको वो डांट पिलाई थी, उसके बाद से उन्होंने सावरकर पर कमेंट करने बंद कर दिए हैं। हालांकि वो ये कहते हैं कि साहब आरएसएस सावरकर की विचारधारा पर चलती है, इस पर चलती है, उस पर चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी शरद पवार ने राहुल गांधी को चुप करा दिया था। और मेरे ख्याल में पिछले 3 साल में मैंने कोई राहुल गांधी का ऐसा बयान नहीं देखा है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ। शरद पवार की डांट का असर उन पर होता है। लेकिन सुप्रिया सुले ने जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम में गौतम अडानी को अपने बड़े भाई के रूप में कह करके संबोधित किया, हिंडनबर्ग के समय जब रिपोर्ट आने वाली आई थी और हंगामा हुआ था, राहुल गांधी जेपीसी की मांग करते थे पार्लियामेंट में, आपको याद होगा। उस समय भी शरद पवार ने कहा था कि इसमें जेपीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि शरद पवार बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं। उन्होंने उस समय तर्क क्या दिया था, मैं आपको ही बताता हूँ। उनका तर्क ये था कि अगर जेपीसी गठित होगी तो जेपीसी में मेजोरिटी किसकी होगी? बीजेपी की और सत्ताधारी दल की होगी। तो इस मेजोरिटी की स्थिति में कैसे विपक्ष की सुनी जा सकती है? तो उन्होंने इस तरीके से, जिसे कहते हैं ना, मीठी छुरी से अपना काम कर दिया था। लेकिन कायदे से उन्होंने राहुल गांधी के नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। दूसरे, एक और बात शरद पवार ने कुछ साल पहले कही थी कि इस देश में आज़ादी के बाद टाटा और बिरला ने सबसे ज़्यादा काम किया। टाटा और बिरला ने इस देश के डेवलपमेंट में बहुत काम किया। उसी प्रकार से आज के दौर में अडानी और अंबानी कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? उसके पीछे उनका कहना क्या था? वो टाटा बिरला का जिक्र इसलिए किया क्योंकि बिरला परिवार के साथ कांग्रेस के बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं। बिरला परिवार के कई सदस्यों को राज्यसभा भेजा है कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने। तो इन सब को वो कायदे से एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर रहे थे। उनका कहना था कि भाई कांग्रेस के समय में जिस प्रकार से टाटा बिरला ने अपने व्यापार फैलाए थे, काम धंधे फैलाए थे, उसी तरीके से आज के दौर में अंबानी और अडानी है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि कारोबारियों को बढ़ावा ना दिया जाए? और देखिए, राहुल गांधी ने एक बार नैरेटिव चलाया था सूट बूट की सरकार, जब वो ओबामा आए थे इंडिया में, आपको याद होगा। और वो एक नरेंद्र मोदी ने एक सूट पहना हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी प्रिंट था अंदर। तो राहुल गांधी को एक बहाना मिल गया कि इसे साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी केवल बिजनेसमैन और शहरी टाइप के लोगों के लिए काम करते हैं, गांव के लोगों के काम नहीं करते हैं, उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो शहरी मतदाता है वो भी एक चीज़ रियलाइज़ कर रहा है, खासतौर से अभी गांव के लोग भी रियलाइज़ करने लगेंगे धीरे धीरे। शहरी मतदाताओं ने मान लिया है कि कोई भी धंधा पानी इस देश में, डेवलपमेंट, इस प्रकार के जितने भी काम हैं, जब तक यहाँ का कारोबारी और बिजनेसमैन एक साथ नहीं आएगा राजनीतिक दलों के, तब तक कुछ भी डेवलपमेंट संभव नहीं है। और देखिए, कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी ने कितना काम किया है। अशोक गहलोत के साथ मिलकर बहुत सारा काम किया, और केरल में भी कर रहे हैं। और रेवंत रेड्डी की सरकार है जहाँ पर तेलंगाना में, तो राहुल गांधी के बड़े फेवरेट रहे हैं। तेलंगाना में अभी हाल ही में करण अडानी ने 1 महीना पहले ही ऐलान किया है कि हम 10,000 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। इसमें वो डाटा सेंटर बनाने वाले हैं, वहाँ पर एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाले हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज लगाने वाले हैं, और तेलंगाना में 7,000 नए रोजगार अडानी की वजह से जनरेट होने वाले हैं। अब राहुल गांधी क्या कहेंगे? कांग्रेस शासित राज्य में इतना सब अडानी काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी अडानी पर ही क्यों, 370 के मुद्दे पर भी बिल्कुल अलग थलग रहे। जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला मामला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम स्टेट का फुल स्टेटहुड चाहते हैं जम्मू कश्मीर का, और 370 की वापसी भी चाहते हैं। अब राहुल गांधी यहाँ फंसे हुए हैं। फुल स्टेटहुड की बात करते हैं, वो 370 के मुद्दे पर चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं? वो जानते हैं कि 370 का मुद्दा देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, देश के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आप देश के इमोशंस की कदर नहीं करेंगे तो इस देश में आपको भारी संख्या में रिजेक्शन मिलेगा। एक और मामले पर राहुल गांधी अलग थलग पड़े थे इस इंडिया अलायंस में। आपको ध्यान होगा, सनातन धर्म वाला मुद्दा। एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की, ख़त्म कर देने की, इस कल्चर को ख़त्म कर देने की बातें कही थी। उस पर भी राहुल गांधी चुप रह गए थे। उनकी चुप्पी धीरे धीरे उनको बहुत भारी पड़ रही है दोस्तों।
अभी 2025 की अगर मैं बात कर लूँ, बताइए कांग्रेस ने कोई चुनाव जीता हो तो? दिल्ली का चुनाव हारी कांग्रेस, बिहार का चुनाव हारी, महाराष्ट्र के अभी निकायों के चुनाव हुए, उसमें हार का सामना करना पड़ा, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें हार का सामना करना पड़ा। तो इससे पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हारी थी। तो कांग्रेस कायदे से ये चीज़ों को समझ नहीं पा रही है। राहुल गांधी खासतौर से समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर आप इस देश के लोगों की मन की भावनाएं नहीं समझेंगे, मन की भावना से मतलब ये होता है कि देश के लोग क्या सुनना चाहते हैं, आज उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आज देश वो देश नहीं है जो 70 साल पहले था। पिछले 15 साल में, 20 साल में देश का जो नई जनरेशन सामने आई है, जिसे ये जेन जी कहते हैं राहुल गांधी, वो बिल्कुल नई चीज़ें सोच रही है। वो समझ रही है कि देश के लिए कारोबारी भी उतने महत्वपूर्ण हैं जितने के इस देश का किसान। आप केवल अगर एक ही चीज़ को पकड़ करके बैठ जाएंगे तो इस देश की जनता कभी आपको स्वीकार नहीं करेगी। और राहुल गांधी लगातार रिजेक्ट हो रहे हैं और उनके सहयोगी रिजेक्ट होने में उनकी मदद कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने एक तरीके से गौतम अडानी पर जो ये बात कह दी है, और ख़ासतौर से गौतम अडानी को अपना बड़ा भाई कह दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी उस तरीके से गौतम अडानी पर खुलकर बोल पाएंगे। और अगर खुलकर बोल पाएंगे तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस में अकेले ही रह जाएंगे, कोई और इसमें बचेगा नहीं। अभी रामलीला ग्राउंड में इन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर जो रैली की थी, उसमें कांग्रेस के अलावा कोई भी सहयोगी दल इनके साथ खुलकर सामने नहीं आया था। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।